हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सीटेट पेपर 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही है। और हमने मेनली हम सोशल स्टडीज़ पर फोकस कर रहे हैं। तो हमने जितने अभी तक कर लिए हैं 22 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें हमने सिर्फ एसएसटी के प्रीवियस ईयर कर लिए हैं। अगर आप वो भी देख लेंगे तो आपका जो सारा बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी हमने जो एनसीईआरटी है 6 से लेकर 8 तक की जो एनसीईआरटी है उसकी भी हमने सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हमने पॉलिटी और ज्योग्राफी की तो जो जितने भी लेसन है वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने जो हिस्ट्री है उसको शुरू किया हुआ है, तो धीरे धीरे हम कुछ दिनों में उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपने हमारे साथ बने रहना है। ये पेपर 2019 में हुआ था दिसंबर, तो इसको हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन इसमें आ पाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ब्लॉक्स ऑफ माउंटेन्स, कि हमने इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ब्लॉक्स है माउंटेन का। तो ये देखते हैं ब्लॉक माउंटेन कि हमने ये चैप्टर वैसे पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में। अगर आप हमारी ज्योग्राफी के सारे चैप्टर देख लें तो आपको ये क्वेश्चन बड़ी इजीली आ जाएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कृपया जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सभी जितने भी वीडियोस बनी हैं आप उनको ज़रूर देख लें। तो निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशथ्य पर्वत है, हिमालयस, अपलेशियन, यूराल या वोस्गैस? कि हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत या वोस्गैस पर्वत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वोस्गैस पर्वत। जो इसका सही आंसर होगा वोस्गैस पर्वत है। कि वो जो वोस्गैस पर्वत है वो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ब्लॉक माउंटेन, कि ये ब्लॉक माउंटेन है। और हमने एक फोल्डेड माउंटेन भी पढ़ा था, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन कौन कौन से होते हैं? हिमालय आपको पता ही है, ठीक है। आपको पता है ना, भारत के नॉर्थ में इंडिया के नॉर्थ में हिमालय श्रृंखला है। तो आपको ये हिमालय पर्वत जो लड़ी है वो आपको भारत में मिल जाएगी और दूसरे देशों में भी आपको तिब्बत वाला साइड आपको मिल जाएगा, नेपाल में। तो ये सारा जो हिमालय पर्वत लड़ी है आपको ऊपर वाली नॉर्थन साइड में मिल जाएगी। और ये जो अपलेशियन है वो आपको यूएसए में मिलेगी, ठीक है। ये आपको यूएसए में मिलेगी। यूराल पर्वत आपको पता है, ये भी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लेता है कि वो कौन सी लड़ी है, वो कौन से पर्वत हैं जो कि एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। तो वो यूराल पर्वत हैं, ठीक है, यूराल माउंटेन्स हैं। तो ये भी पता लग गया होगा आपको कि ये ये फोल्डेड माउंटेन्स है। कौन कौन से? हिमालय, यूराल एंड अपलेशियंस। और इसका जो सही उत्तर होगा वो वोस्गैस, जो वोस्गैस पर्वत है, इसका सही आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अर्थ, कि इनमें से जो कथन है हमने ये दोनों पढ़ने हैं और हमने उसका सही उत्तर देना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा हो सकता है। तो ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ, कि हमें ना सिर्फ एक साइड ही मून की दिखाई देती है, ठीक है, हमारी धरती पर। और हाँ, पृथ्वी पर हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज एंड टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम कंप्लीट वन स्पिन, कि जो चंद्रमा जो घूमता है ना पृथ्वी के आसपास, जो चक्कर लगाता है, आपको पता है ना। तो क्या ये जो चक्कर लगाता है इसको 27 दिन लग जाते हैं, ठीक है। लगभग इतने समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। कि जितना टाइम वो खुद के ऊपर घूमता है, मतलब वो अपने अक्ष पर जितना टाइम घूमने में लगाता है, मतलब 27 दिन, उतना ही टाइम वो पृथ्वी के जो हमारी अर्थ है उसको वो कंप्लीट करने में लगाता है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? बोथ ए एंड बी आर ट्रू हैं एंड बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ये जो ये दोनों सही हैं और ए की जो व्याख्या दी गई है कि ये भी सही है, ठीक है। दूसरा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि दोनों सही तो हैं बट ये जो बी है एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, जो बी की, ठीक है। और तीसरा है कि ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, कि ए सही है और बी गलत है। या फिर चौथा, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, कि या फिर ए गलत है और बी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? आपने थोड़ा सा सोचना है। और ये चैप्टर भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कि हमें तो ये तो पता है कि जो हमारी मून की जो साइड है वो सिर्फ एक साइड ही दिखती है। लगभग 59 हमने शायद पढ़ा था कि 59% जो हमारी मून की साइड है वो हमें विजिबल होती है अर्थ से। और इसको घूमने में लगभग 27 दिन लग जाते हैं, 28वें दिन तो आपको पता ही है। तो ये लगभग 27 दिन लग जाते हैं किसको? अपने अक्ष पर घूमने में। किसको? मून को। तो आपने इसको याद रखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि ये
दोनों सही हैं, और इसका जो व्याख्या है ए की, वो व्याख्या जो की गई है वो सही की गई है, मतलब बी की। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ना, जो कायांतरित चट्टानें होती हैं, इसको भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप ना उन वीडियोस को दोबारा जरूर देख लें। अब अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक बार में ही सारी वीडियोस देखकर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, तो ये गलत है। आपको एक बार रिवीजन जरूर करनी पड़ेगी। तो जो 33वें का आंसर होगा वो कौन सा होगा कि जो इग्नियस व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट, मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हिंदी में देख लेते हैं कि जो कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी कि कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, या फिर जो ये स्टेटमेंट 3 है संगमरमर एक कायांतरित शैल है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ये तीनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये दोनों ही एक साथ जब मिलती हैं तभी तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। आपको सेडिमेंट्री रॉक्स पता है ना कौन सी थी? जो अवसादी चट्टानें होती हैं जो कि लेयर्स में बिछी होती हैं, ठीक है, जो लेयर्स होती हैं। और इग्नियस आपको पता ही है कि जो मैग्मा होता है, ठीक है, जो आपको पता है ना लावा, जो धरती से जो गर्म गर्म पिघल के वो अगर जम जाता है तो उससे कौन सी चट्टानें बन जाती हैं? आपको पता ही है, वो इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। और ये जब दोनों इग्नियस और सेडिमेंट्री, हिंदी में क्या है, आग्नेय और अवसादी चट्टानें जब एक साथ दोनों मिल जाती हैं तब ये कौन सी चट्टानें बनाती हैं? तब ये मेटामॉर्फिक, जिसे हम कहते हैं कायांतरित शैलों में ये तब्दील हो जाती हैं। इसका हमने एक साइकिल भी पढ़ा था, है ना, आपको याद आ रहा होगा। तो ये इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट बी है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं मेल्ट टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, की जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है, मेल्ट टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो ये भी बात सही है कि जो कायांतरित शैल होते हैं उच्च ताप और दाब के प्रभाव में आकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो अगर जो प्रेशर पड़ता है तो वो क्या हो जाती हैं? वो गर्म होकर मैग्मा में तब्दील हो जाती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। और मार्बल एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स की, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो कौन सा होगा? कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि जो तीनों सही हो? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, ए बी एंड सी, ये क्या है? तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि ऑन एंटरिंग विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर फ्रॉम स्पेस डू द मीटरॉइड्स बर्न्स अप, कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जलने लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था तो सीटेट 2019 के पेपर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, की मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिमंडल या समताप मंडल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मीजोस्फेयर, जो मध्यमंडल है, इसका सही आंसर होगा। अभी हम इसमें कुछ और भी बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है कि एक्सोस्फेयर तो सबसे लास्ट वाली जो होती है परत होती है। और आपको स्ट्रेटोस्फेयर की कोई विशेषता पता है? ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ना जो वो होती हैं, जो आपको जहाज उड़ते हुए दिखेंगे वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हुए दिखेंगे। तो आपको पता है ना सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जहाज क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बिजली का कड़कना, बारिश होनी, तो वहाँ पर बारिश होगी, ठीक है, जितने भी बादल होते हैं वहीं पर आपको दिखते हैं, तो वहाँ पर तो कोई जहाज उड़ नहीं सकता। तो इसलिए इस स्ट्रेटोस्फेयर में ये जितने भी जहाज होते हैं वो उसी में उड़ते हैं, ठीक है। और इसमें जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो भी इसी लेयर में ही पाई जाती है। तो आपने इस बात को बिल्कुल ही अच्छे ढंग से याद रखना है। तो इस एक क्वेश्चन ही आप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप हर क्वेश्चन के आप 3-3, 4-4 क्वेश्चन आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर वैसे हम देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है फर्स्ट आंसर है मीजोस्फेयर। मध्यमंडल में ही जो एटमॉस्फेयर की जो मीटरॉइड्स होते हैं ना, जो उल्का पिंड आते हैं, वो उसमें ही जल जुल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होती है, जो घर्षण होती है, वो सबसे ज़्यादा वहीं होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ट्रांस ह्यूमन्स इज रिलेटेड टू, कि ये जो ऋतु प्रवास होता है वो क्या होता है, ठीक है, ऋतु प्रवास क्या होता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? मूवमेंट ऑफ पीपल, ये भी हमने ज्योग्राफी के लेसन में पढ़ा हुआ है। क्लोजली बिल्ड एरियाज ऑफ हाउस, आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर स्मॉल हाउस प्लांट्स,
प्लेसेस वेयर सेटलमेंट्स डेवलप, कि ऋतु प्रवास क्या होता है, लोगों के आवागमन से, घरों के आसपास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने के कृत्रिम आहत से, या ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हों। तो इसका सही उत्तर है वो है मूवमेंट ऑफ पीपल, कि ट्रांस ह्यूमन्स उसे ही कहते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट आंसर, कि इनमें से हमने ना स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो हमने जलवायु जो भी था, जलवायु और मौसम के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो क्लाइमेट रेफर्स टू द डे टू डे, क्लाइमेट्स रेफर डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, की जो जलवायु है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड ओनली बाय इट्स एल्टीट्यूड एंड रिलीफ, कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चता पर निर्भर करती है। तो ये इसका सही उत्तर कौन सा होगा आपने बताना है। तो देखते हैं हम कि जिसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो क्लाइमेट है रेफर्स टू डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, की जलवायु क्या होती है कि सिर्फ दिन प्रतिदिन के जो हमारे वातावरण में जो परिवर्तन आता है, तो वो क्या सिर्फ दिन प्रतिदिन का होता है। अगर दिन प्रतिदिन का होता तो हम उसे मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं, ठीक है। आपको पता है ना कि वेदर रिपोर्ट्स आपको यूजुअली टीवी में दिखाई जाती हैं, या फिर आपके मोबाइल में वेदर एक एप्लीकेशन भी होती है। तो वो वेदर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको डेली दिखाई जाती हैं, ठीक है, वो रोज की दिखाई जाती हैं। अगर बात करें हम जलवायु की, तो वो लगभग 30 या 35 साल का एवरेज वेदर की रिपोर्ट होती है, ठीक है। एवरेज वेदर की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, कि बहुत ही लंबे समय बाद जो जलवायु में परिवर्तन आता है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, आपको लग रहा होगा ना कि ये तो गलत है ही। अब दूसरी ऑप्शन देखो कि क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड ओनली बाय इट्स एल्टीट्यूड एंड रिलीफ, की हमने ये भी पढ़ा था ना कि जो क्लाइमेट होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक तो बहुत सारे होते हैं, कि वहाँ पर जैसे कि समुद्र तल से दूरी, हवा में जो पानी की मात्रा, ठीक है, रेनफॉल, या फिर जो वहाँ का रिलीफ कैसा है, वहाँ के पर्वत कैसे हैं। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण हमारी जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। तो आपको पता ही है ना कि हमने उसको भी डिस्कस किया हुआ था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे होते हैं, कि कितनी वहाँ पर धूप पड़ रही है, कि कितनी अब्जॉर्ब हो रही है हमारे, कि जो सूरज की किरणें हैं, कितनी वर्षा हो रही है वहाँ पर मिट्टी, ये जितने भी कारक होते हैं ये सभी प्रभावित करते हैं। तो इसका जो दोनों आंसर है, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऑप्शन बी में कि सिर्फ यही दोनों, ओनली यहाँ पर लिखा है ना, ओनली से आपको पता ही लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा नेगेटिव टर्म आ गया, तो ये दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर आप कौन से में आपको दोनों फॉल्स लग रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ए एंड बी आर फॉल्स, कि ये दोनों ही गलत हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, कंपोज इन ब्राजील एंड लानोस इन वेनेजुएला, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कौन से ग्रासलैंड की हैं, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आपको मैं फिर से सजेशन दूंगा कि आप ना ज्योग्राफी की वीडियो सारी जरूर देख लें। तो ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला में जो हमें घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड, टुंड्रा टाइप ऑफ ग्रास वेजिटेशन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, या मेडिटेरियन ग्रासलैंड। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि ये जो ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील और जो वेनेजुएला है, ठीक है, वो भारत के कौन से एरिया में आता है। तो हमने जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, हमारे ग्लोब में आपको ये पता है ना ये कौन सी रेखा थी, ये इक्वेटर थी, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। और ये कौन सी रेखा थी, ये थी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये वाला जो बीच वाला जो एरिया यहाँ पर आता है, ठीक है, वो कौन सा एरिया था, ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया था, ठीक है, टेम्परेट, ये वाला ट्रॉपिकल एरिया था, और ये वाला टेम्परेट एरिया है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये वाला आपको पता ही है, ये पोल्स है, यहाँ पर नॉर्थ पोल आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको साउथ पोल मिलेगा। तो इसके बीच वाला जो एरिया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ब्राज़ील और वेनेजुएला है आपको इस लेयर में मिलेगा, ठीक है, इस लेयर में मिलेगा, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इस लेयर में ही आपको मिलेगा। आप चाहे तो मैप को भी एक बार जरूर देख लें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उसको हम ट्रॉपिकल ही कहेंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इसका सही आंसर है। कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों में हमें कौन सा मिलता है, कंपोज कहा जाता है। जो भी घास के मैदान होते हैं ब्राज़ील में उसे कंपोज कहते हैं, और लानोस कहाँ कहते हैं, वेनेजुएला में इसको कहते हैं। तो आपने इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये लगता है क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द गिवन फीचर ए एंड बी। कि हमने ये देखना है कि दिए गए लक्षणों में से ऊर्जा पर हमने पहचान करनी है। तो इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि वो कन्वेंशनल है कि परंपरागत है। और द सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल
इज ब्रॉड टू सरफेस, कि ये ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल का धरातल पर लाया जाता है। तो क्या ये बायोगैस है, नेचुरल गैस, जियोथर्मल एनर्जी या वैक्स? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? क्रूड ऑयल तो आपको देखे पता लगी गया, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? नेचुरल गैस है इसका सही आंसर। ठीक है, तो नेचुरल गैस है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बाकी नॉन कन्वेंशनल है, तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर आपको दूसरी ऑप्शन भी है, तो वो नेचुरल जो प्राकृतिक गैस होती है उसके साथ ही मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये है, ये इंडिया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक क्वेश्चन मिस हो गया है वैसे तो, वो रिपीट हो गया। तो इंडिया रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन, ये भी हमने देखा था कि मैत्री का जो एक ना शोध संशोधन है, मैत्री जिसे कहा जाता है, तो वो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में या अंटार्कटिका में, यूरोप में या एशिया में? तो ये कहाँ स्थित है? तो आपको ये पता ही होगा, ये अंटार्कटिका में स्थित है। एक और नाम हमने डिस्कस किया था, वो आपको उन वीडियोज़ में ही पता लगेगा। तो ये इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर दिया करें। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।